आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अविद्या में। मैं रंजीत शाह। ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल भी जाए, हम ये अगर एज्यूम कर ले कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने किसे कहा था? हमने कहा था कि एक हमारा मेटल या एक एलिमेंट किसी दूसरे के कंपाउंड्स में या सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दे। ऐसे रिएक्शंस को हमने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा था। ओके, जैसे जिसका एग्जांपल हमने क्या दिया था? जिंक का रिएक्शन हमने लिया था कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर जिंक ने क्या किया था? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था उस उसके एक्वा सॉल्यूशन से। ओके, और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ था। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमारे पास जो अगर मोर एक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। उसी को हमने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमारे सिर्फ एक ही आयंस का क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। एक ही आयन डिस्प्लेस हो रहा था। वहाँ पे हमने सिंपली क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। इस रिएक्शन के केस में हमारे कम से कम 2 आयन्स एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा, कम से कम 2 आयन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और अगर आप डेफिनिशंस को देखो तो क्या लिखा हुआ है? दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन्स। Those reaction in which two compounds react by exchange of ions to form two new compounds are known as double displacement reaction. Double displacement reaction हम इसको कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल लेके समझे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारा एक्वस है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। इसके साथ हमने रिएक्शन करवा है NaCl दैट इज आवर सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये भी हमारा एक्वस है। जब इसको हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, जो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या था? हमारे पास AgCl सिल्वर क्लोराइड और प्लस साथ में NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। ये भी हमारा एक्वस है। AgCl हमारा क्या है? सॉल्ट। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हुआ? Ag और यहाँ पे Cl, ये दोनों आपस में, इन दोनों आयंस का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। और यहाँ पे NaNO3 और NaCl, तो बेसिकली 2 आयन का एक्सचेंज यहाँ पे होगा। तो डेफिनिशंस के अकॉर्डिंग क्या है? दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो किस किस का फॉर्मेशन हुआ है? 2 नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। और वो किसके कारण हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण हुआ है। दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा क्या बना है हमारा AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड। और हमारा ये क्या बना है? NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, साथ में NaNO3 एक्वस का मतलब सोडियम नाइट्राइड एक्वस का फॉर्मेशन करता है। ओके, अभी आपने क्या देखा? अभी आपने ये देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 बार एक्सचेंज हुआ है, 2 आयन, जो जिन आयन का एक्सचेंज हुआ है वो 2 आयन्स का एक्सचेंज हुआ है, इसी को क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अगर इस पॉइंट को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 टाइप के हमारे पास हो सकते हैं। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकता है। एक प्रेसिपिटेशन हो सकता है, एक न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या और न्यूट्रलाइजेशन क्या। सपोज करते हैं अगर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, DDR डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें अगर पीपीटी बन जाता है, रिएक्शन में अगर पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके जो क्या हो? न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, न्यूट्रल जैसे उनका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहेंगे। ओके,
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस हो, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा अगर न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस हो तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके केसेस में होता है, एसिड और बेस के केसेस में होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कि क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया FeCl2, FeCl2 दैट इज एक्वस, एक्वस FeCl2 रिएक्ट करवाया हमने NaOH के साथ में, एक्वस NaOH, और एज अ रिजल्ट हमें मिला है FeOH होल ट्वाइस प्लस NaC। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है 2 है, 2 NaOH कर लेते हैं, 2, यहाँ पे 2 देना होगा हमें, 2 NaCl। तो यहाँ पे जो ये फेरस सल हाइड्रोक्साइड, यहाँ जो फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, फेरस हाइड्रोक्साइड, यहाँ जो फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है इसका पीपीटी बनता है, और ये पीपीटी होता है दैट इज डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन पीपीटी, डर्टी ग्रीन पीपीटी। ये क्या होता है, डर्टी ग्रीन पीपीटी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड, डर्टी ग्रीन पीपीटी बनता है। और ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। Reactions in which aqueous solution of two compounds on mixing react to form an insoluble compound which further separate out as a precipitate are called precipitation reaction। इसको कहते क्या कहते हैं हम, precipitation reactions कहते हैं। ओके, दूसरा दूसरा हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या है, दोज रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, कोई भी एसिड एंड बेस का रिएक्शन हो, दोज रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस इन विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज न्यूट्रल, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस बेसिकली क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है जिससे आप एसिड और बेस को आप चेक कर सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो न्यूट्रल हो, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम एसिड और बेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लिटमस पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, कोई सॉल्यूशन अगर एसिडिक है या बेसिक है उसको हम लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब ना तो वो एसिड के कैरेक्टर शो कर रहा है ना बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, दैट इज न्यूट्रल। ओके, so those reactions of acid and bases in which product formed is neutral to litmus are known as neutralization। उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जिसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, सबसे पहले क्लास में मैंने दिया था। NaOH ये एक्वस है और साथ में रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में HCl के साथ में। HCl भी एक्वस में बनाया हुआ है, मतलब पानी में बनाया हुआ है, और इसको मिक्स करने पे हमें मिलता है सॉल्ट दैट इज NaCl प्लस वाटर। इस चीज का फॉर्मेशन होता है वाटर। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, और ये हमारा सॉल्ट, साथ में वाटर का फॉर्मेशन है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम पॉइंट को समझे तो पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अगर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अगर उस नए कंपाउंड में अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अगर वो रिएक्शन न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस हो, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है रेडॉक्स, ध्यान से देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है रेडॉक्स। रेडॉक्स कहने का मतलब होता है जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो। RED रेड मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको अच्छे से नोट करो। रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शंस में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन नहीं हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। अगर कहीं भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो बेसिकली उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। ओके, अगर ऑक्सीडेशन है तो डेफिनेटली रिडक्शन भी हो रहा होगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शंस
कहते हैं। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास जो एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है एंड रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। पॉइंट को ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हम किसे कहेंगे? जिस किसी एलिमेंट में या जिस किसी कंपाउंड में किसका एडिशन हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे? हम ऑक्सीडेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। सिमिलरली रिडक्शन किसे कहोगे आप? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम रिडक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होता है, ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसमें ऑक्सीडेशन क्या है? कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन का गेन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को लूज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन क्या कहलाता है हमारा? रिडक्शन कहता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए उस एलिमेंट से। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। या फिर उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, इस रिएक्शन में क्या कहेंगे हम? रिडक्शन। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया ZnO। ZnO, इसको हमने ट्रीट किया है कार्बन के। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है और इसको हमने हीट किया। ये हमारा हीट का सिंबल है। इससे हमें मिला है Zn+C। यहाँ पे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे यही है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है एंड रिडक्शन किसका हुआ है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये हमारा ZnO है, इसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसके अलावा यहाँ पे अगर जो Zn प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। इस वाले केस में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, राइट। इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जिस किसी रिएक्शन में, जिस किसी एलिमेंट में अगर कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। मतलब जिंक ऑक्साइड जिंक में रिड्यूस हो गया। जिंक ऑक्साइड जिंक में रिड्यूस हो गया और ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर कार्बन को ध्यान से देखो तो कार्बन आगे जाकर इस केस में इसके साथ क्या कंबाइन हो गया? ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। मतलब कार्बन पहले इंडिविजुअली था, अकेले था, इसके साथ में किसका एडिशन हो गया है? ऑक्सीजन का एडिशन हो। मतलब ये बेसिकली क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देख लो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा एक ही बात। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इतना याद रखना है। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले वाले केस में जिंक ऑक्साइड के केस में क्या था? जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो दैट रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। और कार्बन ने उस ऑक्सीजन को गेन किया, दैट इज ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाएगा। एक और एग्जांपल समझते जो आपके बुक में है। H2S का रिएक्शन हमने करवा दिया है SO2 के साथ में, SO2, और इट गिव्स सल्फर प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम बैलेंस कर ले तो कितना हो जाएगा? 2H2S, 3 सल्फर, 3 सल्फर एंड 2 हाइड्रोजन। सल्फर हो गया, हाइड्रोजन। ठीक। ओके, अब इस केसेस में देखते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। हमने बस बैलेंस कर लिया, बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस हो गई साथ में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो H2S है। इस H2S से देखो ये यहाँ पे सल्फर और इस सल्फर डाइऑक्साइड से भी सल्फर। इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखो, इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखो। इसमें ध्यान से देखो तो ये H2S है। इस H2S में किसका रिमूवल हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर चला गया, है ना। ये H2S है और H2S से क्या बना है? सल्फर का फॉर्मेशन हुआ, इसमें हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। इस हाइड्रोजन का H2 का क्या हुआ है? रिमूवल हुआ है, रिमूवल। तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इसको आप ध्यान से देखो, इस SO2 में ये सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। तो ये हमारा क्या है? रिडक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट है।
क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। क्लास 11th में आपसे इसके बारे में मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को और भी तरीके हैं, उनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, कहाँ रिडक्शन का प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इसके अलावा दो और चीज समझने की जरूरत होती है, दो और चीज समझने की जरूरत होती है, उसको भी हम समझते हैं। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। करेक्ट। यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर देखो तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो क्या कहोगे? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू सीओ। करेक्ट। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू सीओ। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू सीओ। ऑक्सीडाइज हो गया। अब इस चीज को ध्यान से देखो, अगर कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्लियर है? उसी तरीके से हमारा दूसरा क्या बनता है? इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है? ऑक्सीजन को लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन और रिड्यूस कहेंगे। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड क्या हुआ है? Zn में रिड्यूस। कार्बन ऑक्सीडाइज टू सीओ, यहाँ पे आप पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड टू सीओ और ZnO reduced। ओके, इस पॉइंट को आप मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ मतलब जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। सिंपल। उसके बाद इसके एक और पॉइंट है जिसे अभी हमें डिस्कस करना है। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? सिंपल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम क्या होगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाना, राइट? दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एग्जाम में बेसिकली होता क्या, आपको एक रिएक्शन दे देंगे और सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला काम तो ये होगा कि उसमें आपको क्या चेक करना होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को चेक करना है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं तो क्या होगा? वो रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन किस में रिड्यूस हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट को समझते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको चीज बता देता हूँ उसको एक बार ध्यान से देख लो, इसी से क्लियर हो जाए। किस सब्सटेंस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका है? कार्बन का ऑक्सीडेशन, राइट? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कार्बन का। तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। आप इस डेफिनेशन से भी इसको कर सकते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो कार्बन क्या हो? कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, राइट? तो क्या करवाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जिस किसी का ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान से सुनो, जिस किसी का ऑक्सीडेशन होगा उसमें ऑक्सीडेशन में जो कंपाउंड होगा पहला वाला, राइट, जहाँ पे कार्बन है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है जिंक में। इसका मतलब क्या? जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा? जिंक ऑक्साइड किसमें कहलाएगा? दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी जाना था, आप देख सकते हो। द सब्सटेंस व्हिच आइदर गिव्स ऑक्सीजन, वो ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है? ऑक्सीजन को गिव्स करता है और रिमूव्स हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर इस केस में अगर ध्यान से देखें, इस केसेस में यहाँ पे आप क्या डिस्कस कर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे H2S क्या हो गया? H2S ऑक्सीडाइज्ड हो गया किसमें? सल्फर में। ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, राइट? ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और दूसरे केसेस में जो H2S है, इसी H2S का दूसरा क्या होगा? रिड्यूस भी हुआ है किसमें? सल्फर में। रिड्यूस्ड हुआ है किसमें? सल्फर में। तो यहाँ पे भी ढूंढना है हमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका? H2S, जो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? H2S टू सल्फर में। दैट इज H2S क्या कहलाएगा हमारा? H2S
दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और SO2 क्या कहलाएगा हमारा? SO2 दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग। पॉइंट को आप याद कर लो, पॉइंट को ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर लो कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने वाला क्या कहलाएगा? पहले वाला H2S क्या है? H2S का ऑक्सीडाइज्ड हुआ है किसमें? सल्फर में, तो उसको क्या कहलाएंगे हम? तो सिंपली हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग। ओके, सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया। रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है जो गिवन रिएक्शन है क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ ले जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो उसके लिए आप ये पॉइंट लिखे हो, इस पॉइंट को आप लर्न कर लीजिए। दैट इज वेरी सिंपल। द सब्सटेंस व्हिच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस व्हिच आइदर गिव्स हाइड्रोजन or removes oxygen and oxidation reaction is known as reducing। That's okay. Okay, effect of oxidation reaction in daily life। कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में ऑब्जर्व होते हैं, जिसमें बेसिकली दो चीजें हमारे सिलेबस में। एक हमारा जो होता है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ता है वो हमारा होता है कोरोजन, कोरोजन। और दूसरा हमारे पास होता है रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। मतलब ये बेसिकली ऑक्सीडेशन के कारण होता है। बेसिकली किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन के कारण होता है। अब सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है? व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन का जो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर डिकेड ग्रेजुअली। कोरोजन का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? मेटल डिकेड्स, मेटल डिकेड ग्रेजुअली। धीरे धीरे मेटल क्या होता है आपका? डिके होने लगता है, जंग लगने लगती है उसमें। किसके कारण होता है? ऐसे तो नहीं कि किसी के कारण अगर आपका सिंपली कोरोजन हो जाए किसी मेटल में, नहीं। किसी रिएक्शन कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी मेटल अगर वो किसके प्रेजेंस में हो, एयर के प्रेजेंस में हो, अगर एयर के प्रेजेंस में हो, एयर का प्रेजेंस हो, साथ में उसके साथ मॉइस्चर भी प्रेजेंट, मॉइस्चर। ओके, क्लियर है? तो एक बेसिकली प्रोसेस क्या होगा कि एयर, एयर मतलब आपने कोई सामान को अपने बाहर रख दिया, दैट इज एयर। दूसरा क्या हो गया आपका? मॉइस्चर। और इसके साथ में एक तीसरा पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि एसिड्स वगैरह भी अगर हो गया। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? कोरोजन के लिए। एयर प्लस मॉइस्चर प्लस एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। ये कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये जो बेसिकली इसको इन शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स होता है इन प्रेजेंट ऑफ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कोरोजन। ठीक है। कोरोजन इट इज अ corrosion, it is a process in which metals decay gradually by the action of air, moisture and acids on their surface। बेसिकली क्या कह सकते हैं इसको हम? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मतलब कोरोजन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ metal by corrosion is caused by oxidation of metals by oxygen present in air, right? एग्जाम्पल अगर कोरोजन का एग्जाम्पल ले ले तो बेसिकली सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट अगर ये प्रोसेस अगर आयरन के साथ होता है तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सिर्फ आयरन के केस में ही रस्टिंग होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन ओनली फॉर आयरन। अगर कॉपर का होता है तो उसे हम रस्टिंग ऑफ कॉपर नहीं कहते, वो हमारा कोरोजन की कैटेगरी में ही कंसीडर होगा, कोरोजन की कैटेगरी में भी, कोरोजन की कैटेगरी में ही कंसीडर होगा। ओके, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आयरन है, आयरन रिएक्ट कर लेता है, किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? आयरन आपका क्या है? सॉलिड के फॉर्म में है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में मॉइस्चर भी अगर कंटेन करता है, वाटर, राइट? मॉइस्चर भी इसने कंटेन कर लिया, तो इससे क्या बनेगा? रफ आइडिया लिख रहा हूँ, इससे क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, Fe2O3 बनेगा, दैट इज आयरन 3 ऑक्साइड, राइट? इसका फॉर्मेशन होगा जब हमारा आयरन ऑक्सीजन के साथ में और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट होगा, तो इससे क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। अगर कंप्लीटली इसको हम बैलेंस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं ये हमारा 4Fe
ये हमारा हो गया 3O2 और हाइड्रोजन हम ले लेते हैं 2x2। ठीक है, ये अलग-अलग प्रोसेस में अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए 2x इन जनरल टर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो इससे हमें मिलेगा Fe2O3 डॉट x। ये जो हमारा कंपाउंड है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यही क्या कहलाएगा हमारा हाइड्रेटेड आयरन ट्रीऑक्साइड, यही क्या कहलाएगा हमारा जंग लग चुका है इसमें रेंस, मतलब क्या कहेंगे इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन, यही प्रोसेस कहलाता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो बेसिकली मोस्टली काफ़ी चीज़ें जो आपने डे टू डे लाइफ में देखी होंगी, जैसे कि कार की बॉडीज़ हो गई, आयरन की रेलिंग्स हो गई, शिप्स हो गए, ये सारे बेसिकली किससे बनी होती है? मेटल से बनी होती है, स्पेशली आयरन से बनी होती है। तो वहाँ पे जंग लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारा टारगेट ये होता है कि कोरोजन को हम प्रिवेंट करें, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट करें। तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या स्टेप्स ले सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन? प्रिवेंशन के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए तो एक एक तो पहला स्टेप हम ले सकते हैं कि कोटिंग कर लें। कोटिंग कर लें, जिस किसी भी चीज़ का है उसका हम क्या करें? कोटिंग कर लें, दैट इज़ द बेस्ट। और कोटिंग आप किस चीज़ के से कर सकते हैं? या फिर ऑयल लगा सकते हैं या फिर पेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल। मतलब अगर कोई चीज़ अगर आयरन की बनी हुई है, अगर वो ओपन एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पे बारिश होगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होगा, तो कोरोज़न होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस सिनेरियो में हमारा जो कार की बॉडीज़ है या कोई आयरन की रेलिंग्स है, ये डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। ऑयल की, पेंट की, इन सब की कोटिंग हम कर सकते हैं। किसी दूसरी चीज़ की भी कोटिंग कर सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल प्रेज़ेंट है, उस अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को कोटिंग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा पॉइंट आता है रेनसिडिटी। रेनसिडिटी क्या होती है? रेनसिडिटी आप ऑलरेडी आप घर में भी देखते हो कि जैसे कुछ फूड मटेरियल्स होता है, जैसे कि ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, जो फूड में प्रेज़ेंट होता है। जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल में बेसिकली क्या-क्या प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट होते हैं? फैट होते हैं उसमें, मटेरियल्स। उसमें क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है? फैट्स होता है, राइट? और उसके बाद ऑयल भी प्रेज़ेंट होता है। तो ये जो होता है एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण ये क्या होता है, हमारा जो फूड मटेरियल है वो धीरे-धीरे स्लो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, स्लो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और धीरे-धीरे ये क्या होती है, खराब हो जाती है। हमारा मटेरियल क्या होता है, जो खाने का आइटम है, खराब हो जाती है और स्लो ऑक्सीडेशन के कारण उससे क्या होता है, एक अनप्लेज़ेंट सा स्मेल भी आता है। अनप्लेज़ेंट स्मेल भी आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अनप्लेज़ेंट स्मेल, दैट इज़ रेंसिडिटी। ओके, तो रेंसिडिटी बेसिकली क्या है, जो हमारे फूड मटेरियल प्रेज़ेंट होते हैं, फूड मटेरियल में क्या होते हैं, फैट्स एंड ऑयल होते हैं और ये फैट्स एंड ऑयल अगर आप धीरे-धीरे ऑक्सीडेशन के साथ में, स्लो ऑक्सीडेशन के साथ में क्या होते हैं, खराब होते जाते हैं और साथ-साथ उस मटेरियल से क्या निकलने लगता है, एक अनप्लेज़ेंट स्मेल सी आने लगती है, जिस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, तो अगला टारगेट ये होता है कि अगर हमें चीज़ों को अगर बचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है सब्सटेंस को अगर एसिड होने से बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, कैसे आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए जो आप स्टेप यूज़ कर सकते हो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, हम यूज़ कर सकते हैं वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का आप यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से, वैक्यूम पैकिंग। ठीक है? इससे जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा, तो वैक्यूम पैकिंग का यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप रेफ्रिजरेशन का यूज़ कर सकते हो, रेफ्रिजरेशन। डे टू डे लाइफ में भी हमारा ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। एक तो हमने देखा कि एक रस्टिंग ऑफ आयरन के फॉर्म में मिल सकता है, जो बेसिकली कोरोजन, और दूसरा रेनसिडिटी, दैट इज़ हमारा जो फूड मटेरियल है वो धीरे-धीरे आफ्टर अ सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, खराब होने लगता है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसी कारण क्या होता है, वो हमारा कंपाउंड जो है अनप्लेज़ेंट स्मेल करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी कहते हैं। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वैक्यूम पैकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर रेफ्रिजरेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री फिनिश हो गया है। आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट अपीयर कर सकते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं
कि आपने कितनी चीज़ सीखी है और उससे और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, सो आज का ये हमारा लास्ट क्लास था। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो हमारा Q&A सेशन होगा, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा, ठीक है? उसमें हम जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।